नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक और छोटी सी वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल वीडियो है। इसमें हम क्या देखते हैं कि वेद विचार कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई यात्रा करने जा रहे हैं, किसी ग्रह का शुभारंभ है, ग्रह मुहूर्त आप निकालना चाहते हैं या विवाह मुहूर्त निकालना चाहते हैं, कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुभ कार्य आप करते हैं उसमें मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो ये एक चक्र है, ये अगर आपको देखना आ जाता है और इसके क्या क्या नियम होते हैं ये आप सीख लेते हैं तो बहुत आपको मदद मिल सकती है जब आप मुहूर्त निकालते हैं दोस्तों। तो ज्योतिष बहुत ही एक जिसको कहते हैं विस्तार का विषय है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें सीखनी पड़ती हैं क्योंकि फलित में आपके बहुत सहायक होती हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं और इसी पे सारी वीडियो जो है वो आधारित रहेगी। तो ये एक चक्र जो है मैंने बनाया है, थोड़ा सा ये हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये जो रेखा है इसको थोड़ा यहाँ बड़ा होना चाहिए था, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो आपको इसको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 रेखाएँ ऐसे और 5 रेखाएँ ऐसे और फिर 2 रेखाएँ ऐसे, 2 रेखाएँ ऐसे। इसमें हमें लिखना क्या क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये रेखा जो आप देख रहे हैं ये ईशान कोण होता है। यहाँ से आप कृतिका नक्षत्र लिखेंगे। उसके बाद जो नक्षत्र आता है रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। और यहाँ पे आपको नक्षत्र लेना है अभिजीत। जी हाँ, ये 28 नक्षत्रों से देखा जाता है यही, इसलिए मैं पूरा एक एक करके यहाँ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में गलती नहीं हो। तो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के बाद अभिजीत नक्षत्र आता है। उसके बाद श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी और फिर कृतिका जहाँ पे मैंने शुरू किया था। तो ये एक तरह से एक चक्र आपके सामने बन के आ गया है और इसको कैसे देखना है अब मैं ये बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी दिन मुहूर्त निकाला, उस समय में चंद्रदेव जो है रेवती नक्षत्र नहीं लेते हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे। तो चंद्रदेव उस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे। अब आपको ये देखना है कि उत्तर भाद्रपद के उसी रेखा में कौन सा नक्षत्र आ रहा है। अब रेखा आप ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई नक्षत्र ऐसे आएगा तो ऐसे देखेंगे, अगर कोई तिरछा इस तरह से आएगा तो ऐसे देखेंगे। ये आपको देख के पता चल जाएगा। तो उत्तर भाद्रपदा पे मैंने यहाँ उंगली रखी और देखा कि इसका वेद कौन कर रहे हैं, हस्त नक्षत्र जो है इसका वेद कर रहे हैं। अब आपने जिस समय मुहूर्त निकाला आपको ये देखना है कि कोई ग्रह हस्त नक्षत्र में तो गोचर नहीं कर रहा है। उस समय किसी भी दिन का आपने मुहूर्त ले लिया तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई नक्षत्र होगा तो ये जो आपका मुहूर्त का दिन है, जिस नक्षत्र में आप मुहूर्त करना चाहते हैं उस पर वेद लगाएगा, उस पर बाधा डालेगा, उसमें रुकावट डालेगा। अब ये नक्षत्र शुभ है अशुभ है ये भी आपको देख लेना है। चाहे वो नक्षत्र शुभ हो चाहे वो नक्षत्र अशुभ हो, नैसर्गिक पापी हो नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, परंतु जब वो चंद्रमा पे वेद लगा देगा यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र को रोक देगा, बाधा कर देगा वहाँ पे, तो उस समय का मुहूर्त आपको नहीं लेना है दोस्तों। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, ज्योतिष में हर चीज़ आपको आनी चाहिए दोस्तों। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो बहुत जो है मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है, अगर आप कुंडली देखते हैं या ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसका अध्ययन आप करते हैं, तो वो आपको कहता है कि मुहूर्त निकाल दीजिए। तो जितने भी मुहूर्त निकालने के सूत्र होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, आपको सब आनी चाहिए। तो ये एक टेक्निक है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको एक और उदाहरण से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने मुहूर्त निकाला, उस दिन चंद्रमा जो है कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे थे।
अब आपने देखा कि उसी रेखा में क्या कोई दूसरा नक्षत्र वेद यानी बाधा दे रहा है। तो यहाँ देखिए विशाखा नक्षत्र जो है उसी रेखा में आ रहा है। तो फिर आपको ये देखना है विशाखा नक्षत्र में कोई ग्रह गोचर करेगा उस समय या कर रहा है जब आप मुहूर्त निकालेंगे। तो देखा आपने कि विशाखा नक्षत्र में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, यानी किसी भी तरह से वो जो दिन है चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है उस पर वेद नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से सीख लेना है। अब यहाँ पे एक समस्या जो आने वाली है उसको पहले से ही मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने मुहूर्त निकाला है 4:06 का, किसी भी समय का कोई भी एक समय ले लेते हैं, 4:06 का आपका मुहूर्त है। आपने देखा कि चंद्रमा एक नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसी रेखा में दूसरा नक्षत्र आता है और वो उसको बाधा दे रहा है, उस पर वेद लगा रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद यानी 3-4 घंटे बाद चंद्रमा जो है अपना चरण बदलने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप समझ लीजिए इसको क्या करना है, कैसे देखना है। मान लीजिए आपने मुहूर्त निकाला, चंद्रमा पहले चरण में चल रहे हैं, किसी भी नक्षत्र की बात आप कर लीजिए, उस समय में चंद्रमा जो है पहले चरण में चल रहे हैं और जो नक्षत्र जिस नक्षत्र का वेद उनको लग रहा है उसके जो स्वामी हैं वो चौथे नक्षत्र में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब तक चंद्रमा पहले चरण में चलते रहेंगे और कोई दूसरा ग्रह जो होगा वो चौथे चरण में होगा, तब भी वो एक दूसरे को वेद जो है वो देता रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा कुछ समय बाद अपना चरण बदल लेंगे, मान लीजिए 3-4 घंटे बाद 4:06 बजे का आपने मुहूर्त लिया, लेकिन आपने ये देखा पंचांग में लगभग 10 बजे के आसपास चंद्रमा जो है अपना चरण बदलने वाले हैं, चरण बदल लेंगे, दूसरे चरण में आ जाएंगे। तो वो समय आप मुहूर्त ले सकते हैं। हालांकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे उसके सामने जो नक्षत्र होगा उसमें कोई ग्रह होगा तो वेद अवश्य लगाएगा, परंतु अगर चरण अलग अलग हो जाते हैं तो भी आप वो मुहूर्त ले सकते हैं। तो इसमें क्या जो है आपको सावधानी बरतनी है वो मैं बता देता हूँ। पहला चरण और चौथा चरण किसी ग्रह का आपस में आता है तो वो आपको नहीं लेना है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भेद लगाएंगे। इसी तरह अगर चंद्रमा दूसरे चरण में है और वो ग्रह तीसरे चरण में है तो भी एक दूसरे के ऊपर वो भेद लगाएंगे। उसके अलावा कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, चंद्रमा दूसरे चरण में है, वो ग्रह चौथे चरण में है, तो इसको पाद वेद कहा जाता है। फिर आप उस समय का मुहूर्त जो है ले सकते हैं दोस्तों। तो चरणों का भी बहुत महत्व होता है जब आप मुहूर्त की बात करते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह वेद लगा रहा है इस पे भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। आपने विवाह का मुहूर्त निकाला अपनी कन्या के लिए और ये जो विधि मैंने बताई है, चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे मान लीजिए और हस्त नक्षत्र में कोई ग्रह उस समय गोचर कर रहा था, तो अगर वो ग्रह कोई नैसर्गिक पापी ग्रह होगा, मान लीजिए सूर्य देव अगर वेद लगाते हैं, विवाह का मुहूर्त आपने निकाल लिया है, सूर्य देव का वेद लगाने का मतलब ये होता है कि अग्नि, सूर्य देव अग्नि को दर्शाते हैं दोस्तों। तो किसी तरह से चोट लग सकती है, विवाह के बाद कोई एक्सीडेंट हो सकता है और जो स्त्री होगी उसके वैधव्य होने का भी योग जो है वहाँ पे बन सकता है, अगर वेद लगाने वाला जो ग्रह है वो सूर्य देव होंगे। इसी तरह से अगर वेद लगाने वाले जो ग्रह हैं वो मंगल देव होंगे दोस्तों। तो मंगल देव क्या करते हैं, एक बहुत ही विनाशक ग्रह हैं दोस्तों, खासकर जब विवाह की बात होती है तो विवाह के बाद बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी में किसी तरह का तनाव जो है वो हो सकता है और दोनों में वियोग हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। मंगल देव ये कार्य करते हैं। इसी तरह से अगर कोई नैसर्गिक पापी ग्रह, मान लीजिए शनि देव अगर वेद लगा रहे हैं, तो शनि देव क्या करते हैं, शनि देव दुख के कारक माने जाते हैं ज्योतिष में दोस्तों। और विवाह की जब आप बात करते हैं, ऐसा मुहूर्त आपने निकाल लिया कि शनि देव वेद लगा रहे हैं उस दिन चंद्रमा के ऊपर, तो क्या होता है, किसी आपकी कोई संतान जो उत्पन्न होगी विवाह के बाद, उसको
कुछ तकलीफ हो सकती है विवाह, आपके विवाह के उपरांत जब उसका जन्म होगा तो उसको कुछ हानि हो सकती है, किसी तरह की तकलीफ जो है देखी जाती है दोस्तों। इसी तरह से अगर वेद लगाने वाले ग्रह राहु केतु आ जाते हैं तो राहु केतु भी बहुत ज़्यादा विनाशक ग्रह हैं दोस्तों, और अगर वो वेद लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है विवाह में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़की जो है घर वापस आ जाती है। तो नैसर्गिक पापी ग्रह अगर वेद लगा रहे होंगे तो वो मुहूर्त आपको बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति देव, शुक्र देव और गुरुदेव, ये भी अगर वेद लगाते हैं तब भी समस्या जो है उत्पन्न होती है। अब शुभ ग्रह भी यहाँ पे वेद लगा सकते हैं। शुभ ग्रह भी जब वेद लगाते हैं तो भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके सामने अगर शुक्र देव आ जाते हैं, शुक्र देव वेद लगा रहे हैं, तो शुक्र देव जो है विवाह को चलाने का काम करते हैं, तो क्या होगा, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाएगा, विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ जाएगी। इसी तरह से अगर बृहस्पति देव वेद लगा देते हैं तो बृहस्पति देव संतान के कारक हैं दोस्तों, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है, संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखी जाती है। इसी तरह से अगर बुध देव वेद लगा देते हैं, बुध देव और चंद्रदेव जब दोनों आमने सामने रहते हैं यानी एक दूसरे पर वेद लगाते हैं तो मानसिक तनाव जो है बहुत ज़्यादा रहेगा पति पत्नी में। ये बिल्कुल 100% बात है दोस्तों। बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जब विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है या कोई आप नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई ग्रह आरंभ करते हैं, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो ये जो वेद विचार है ये नक्षत्रों से देखा जाता है, ये सुचारू रूप से काम करता है दोस्तों। तो ये आप प्रैक्टिस करिए और विधि मैंने आपको बता दी है, अलग अलग कुंडलियों पे इसको लगा के देख सकते हैं। ऐसी कुंडलियाँ जिनका विवाह हुआ हो उनके विवाह के मुहूर्त का समय आप लगा के देखिए किस समय में मुहूर्त ले गया था। तो ये एक छोटी सी वीडियो है वेद विचार के ऊपर, और आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको कुछ लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।